अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम इकनॉमिक्स फोर्थ ईयर स्टार्ट कर रहे हैं। इकनॉमिक्स फोर्थ ईयर को स्टार्ट करते हुए आज मैं आपको सबसे पहले इसका पैटर्न बता देना चाहता हूँ कि इसका पैटर्न क्या है। इसमें बेटा सबसे पहले जो आपका पेपर है वो 100 नंबर का टोटल पेपर है। टोटल नंबर जो होंगे वो उसके 100 नंबर हैं और पेपर के 2 हिस्से होते हैं बेटा। इसमें पार्ट 1 पेपर होता है जिसमें आप आमतौर पर जो है वो मैक्रो इकनॉमिक्स यानी कि कुली मुआशात पढ़ेंगे और कुली मुआशात का जो पेपर में हिस्सा है वो 50 नंबर का है, ठीक है। और इस कुली मुआशात के बाद आप जो दूसरा हिस्सा है इस पेपर का वो है डेवलपमेंट इकनॉमिक्स। डेवलपमेंट इकनॉमिक्स भी 50 नंबर की है। तो टोटल 100 नंबर का ये पेपर है और टोटल 100 नंबर के इस पेपर में आप 2 हिस्से पढ़ेंगे, एक कुली मुआशात का हिस्सा और एक डेवलपमेंट इकनॉमिक्स का हिस्सा। और दोनों का हिस्सा जो है वो 50-50 नंबर डिवाइड है। इसमें 100 नंबर का आपका पेपर इसमें इस तरह से आता है। और इसमें आज जो हम स्टार्ट करने हैं वो हम इसका पहला हिस्सा स्टार्ट कर रहे हैं कुली मुआशात। और कुली मुआशात का चैप्टर नंबर हम 4 स्टार्ट कर रहे हैं। और इसमें चैप्टर नंबर 4 में जो आपका पेपर है उसमें आपका सबसे पहला जो सवाल है वो है कि दोषों की मईशत को वाज़े करते हुए दोषों की मईशत के अंदर आप कुल आमदनी बराबर है कुल खर्च के ज़रिए कौमी आमदनी का तवाज़ुन वाज़े करें। ये सवाल इस तरह से आपका पेपर के अंदर आता है कि आप इसको डिस्कस करेंगे। इसको डिस्कस करने के लिए आप जो है वो इस तरह से हम करेंगे कि आप वो सबसे पहले कि ये दोषों की मईशत क्या होती है। दोषों की मईशत ऐसी मईशत होती है जिसको बैरूनी दुनिया के साथ या बैरूनी ममालिक के साथ उसका कोई लिंक नहीं होता, यानी कि विद इन कंट्री जो कुछ हम हासिल करते हैं उसे दोषों की मईशत कहते हैं। इसके अलावा जो इसका सवाल जो है वो 2 तरीक़ों से आता है। एक बराबर होता है यानी कुल आमदनी इज इक्वल टू कुल खर्च का तरीका से। दूसरा आता है वो आता है बचत बराबर है सरमायाकारी का तरीका। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हम इसका ये हिस्सा डिस्कस करेंगे। आप इसको जो इकोनॉमिक की टर्म है उसमें आप कुल खर्च को वाई से दायर करते हैं और जो आपकी जो इसका जो कुल खर्च है वो 2 हिस्सों का होता है। दोषों की मईशत में C प्लस I होता है। अब वो यहाँ जो आज आपने सवाल डिस्कस करना है वो इज इक्वल टू करना है y इज इक्वल टू C प्लस I। ये वाला हिस्सा आज हम डिस्कस करेंगे। और इसमें सबसे पहले हमें ये डिस्कस करना है कि नंबर 1 कौमी आमदनी क्या है। कौमी आमदनी से मुराद अशिया और खिदमात का वो मजमुआ जो किसी मुल्क के लोग अपने कुदरती और मसनूई वसाइल को इस्तेमाल करते हुए एक ख़ास अरसा में पैदा करते हैं उसे कौमी आमदनी कहते हैं। और ये ख़ास अरसा 1 साल का होता है। अब इस कौमी आमदनी का तयन कैसे करना है, जो हमारा चैप्टर है कि कौमी आमदनी का तयन या कौमी आमदनी की डिटर्मिनेशन कैसे होती है, नेशनल इनकम की डिटर्मिनेशन कैसे करनी है। तो डिटर्मिनेशन करने के 2 तरीके हैं। कुल आमदनी बराबर है कुल खर्च का तरीका, नंबर 2 बचत बराबर है सरमायाकारी का तरीका। तो कौमी आमदनी का तयन से क्या मुराद है? कौमी आमदनी के तयन से मुराद कौमी आमदनी की ऐसी सतह जिससे इस्तेहकाम नसीब हो, जिसमें आए दिन उतार चढ़ाव पैदा ना हो, मीन के फ्लक्चुएशंस ना हो कौमी आमदनी में, किसी एक जगह कौमी आमदनी डिटर्मिनेशन हो जाए। अगर ये डिटर्मिनेशन के बाद अगर फ्लक्चुएशंस आती हैं, कौमी आमदनी बाज़ औक़ात रोज़गार की सतह से ऊपर चली जाती है, कौमी आमदनी बाज़ औक़ात रोज़गार की सतह से नीचे आ जाती है, जिसको हम इकनॉमिक्स की टर्म में इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप के नाम से जानते हैं, यानी अफरात ज़र या तफरीत ज़र। अगर कौमी आमदनी की अगर कामिल रोज़गार की सतह से कौमी आमदनी की मुतवाज़न सतह ऊपर चली जाए तो इसे आप अफराती रखना कहते हैं। और अगर कौमी आमदनी की मुतवाज़न सतह कामिल रोज़गार की सतह से नीचे चली जाए तो इसे आप तफरीती रखने का नाम देते हैं। अब यहाँ पे सवाल ये है कि रोज़गार या कामिल रोज़गार क्या है। तो कामिल रोज़गार से मुराद ऐसी सूरत हाल होती है जिसमें मुल्क में मौजूद तमाम वो लोग जो कि काम करने के काबिल हैं या काम करना चाहते हैं, उन तमाम लोगों को उनकी काबिलियत उनकी सलाहियत के मुताबिक काम करने के मौके मुयस्सर हों, इसे आप कामिल रोज़गार की सतह कहते हैं। सिवाय उन लोगों के जो काम करना नहीं चाहते या जो काम करने के काबिल नहीं होते, इन लोगों के अलावा बाकी तमाम लोगों को अगर उनकी सलाहियत उनकी काबिलियत और उनकी इस्तेदाद के मुताबिक उन्हें काम करने के मौके मुयस्सर हों, उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ मुयस्सर हों, इसे आप कामिल रोज़गार की सतह कहते हैं। अब इस सवाल के अंदर जो हमने कौमी आमदनी का तयन करना है, जैसे मैंने कहा है कि कौमी आमदनी के तयन से मुराद ऐसी सूरत हाल
जिससे इस्तेहकाम नसीब हो, जिसमें ऐसा ना हो कि कौमी आमदनी की फ्लक्चुएशन आती रहें। अगर किसी वजह से कौमी आमदनी के इस सूरत हाल में बिगाड़ पैदा हो जाता है तो कुछ खुदकार कुव्वतें अमल करती हैं और वो खुदकार कुव्वतें दोबारा आपको कौमी आमदनी के उस नुक्ता पर और कौमी आमदनी के उस तयन पर वापस ले आती हैं। इसलिए इसे कौमी आमदनी का तयन, कौमी आमदनी का इस्तेहकाम कहते हैं। तो आज हमारा वही सवाल, जैसे मैंने आपको कहा है कि 200 की मईशत में कुल आमदनी बराबर है कुल खर्च के तरीका से जो है वो कौमी आमदनी का तवाज़ुन बयान करें, या मजमूई तलब बराबर है मजमूई रसद के जरिए कौमी आमदनी के तवाज़ुन जो है वो बयान करें, कौमी आमदनी की तयन बयान करें डायग्राम और डायग्राम के जरिए। तो इसमें आज हम सबसे पहले इसको डिस्कस करेंगे कुल आमदनी बराबर है कुल खर्च। तो कुल आमदनी जो होती है बेटा वो इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू और सी प्लस आई। यहाँ वाई से मुराद कुल आमदनी है, सी से मुराद वो अखराजात जो हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी पर खर्च करते हैं उसे सी कहते हैं, और आई से मुराद सरमायाकारी है, और ये सरमायाकारी की सूरत में जो हम कारोबार की सूरत में जो अखराजात करते हैं, एक्सपेंसेस करते हैं, उसे हम आई से ज़ाहिर करते हैं। तो y इज इक्वल टू सी प्लस आई, वाई मीन कुल आमदनी और अखराजात सी प्लस आई, यानी कि अखराजात को ज़ाहिर कर रहा है, कुल अखराजात को सी प्लस आई से ज़ाहिर किया जा रहा है। अब इसमें जो आपकी मैथमेटिकल डेरिवेशन है, अगर आप इसको मैथमेटिकल तौर पर ज़ाहिर करेंगे तो y इज इक्वल टू आपका जो c होता है वो दो किस्म का होता है। नंबर एक c नॉट प्लस बी वाई, c इज इक्वल टू होता है c नॉट प्लस बी वाई। अब इसमें जो बेटा c नॉट है ये आपके अखराजात हैं जिसको आप खुद अख्तियार अखराजात का नाम देते हैं। खुद अख्तियार अखराजात से मुराद ऐसे अखराजात होते हैं जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में रोज़ाना की बुनियाद पर करते हैं, और इन अखराजात का ताल्लुक आपकी आमदनी से नहीं होता। आपके पास आमदनी हो या ना हो, ये अखराजात आपको हर सूरत करने पड़ते हैं। जैसे हमें रोज़मर्रा ज़िंदगी में पोशाक चाहिए, रोज़मर्रा ज़िंदगी में रोज़ाना हमें आप जो है अपने घर की मुख्तलिफ ज़रूरियात पूरी करने के लिए सब्ज़ी चाहिए, आप मुख्तलिफ ऐसे अखराजात होते हैं जो कि आपको रोज़ाना की बुनियाद पर करने पड़ते हैं, और इनका ताल्लुक आपकी आमदनी से बिल्कुल नहीं होता। आपकी आमदनी हो ना हो, कम हो ज़्यादा हो, ये अखराजात हर सूरत में होते हैं, इसलिए आप इन्हें खुद अख्तियार अखराजात कहते हैं। नंबर एक। नंबर दो, आपके पास इसे आप दूसरे अखराजात जिसे आप बी से शो करते हैं, ये तरगीब याफ्ता अखराजात होते हैं। तरगीब याफ्ता अखराजात ऐसे अखराजात जिसका ताल्लुक आपकी आमदनी से होता है। मीन कि हम बहुत सारा रोज़मर्रा ज़िंदगी में आप ऐसे अखराजात करते हैं जिसका ताल्लुक आपकी आमदनी से होता है। अगर आपकी आमदनी, आपकी जेब आपको ज़्यादा देती है तो आप ये अखराजात करते हैं, अदरवाइज आप ये अखराजात नहीं करते हैं, तो इसलिए आप इन्हें तरगीब याफ्ता अखराजात का नाम देते हैं। तो अगर आप यहाँ y इज इक्वल टू सी प्लस बी वाई, अगर आप सी की जगह उसकी कीमत सी नॉट प्लस बी वाई यहाँ पुट कर दें, सी नॉट प्लस बी वाई, ये आप सी की जगह उसकी जगह पुट कर देंगे सी नॉट प्लस बी वाई। इसके बाद आपके पास है आई, और आई से मुराद यहाँ आई इज इक्वल टू जो होता है वो आई बार होता है, मीन इसे कांस्टेंट मुअय्यन तस्वुर किया जाता है, और आई इज इक्वल टू आई बार मीन कांस्टेंट तस्वुर किया जाता है, इसको आप आई की जगह उसकी जगह आई बार कर देते हैं। अब यहाँ से आपने जो निकालनी होती है वो आपने कौमी आमदनी निकालनी होती है। कौमी आमदनी निकालने के लिए आप इसके अंदर ये जो आपके राइट हैंड पे जो चीज़ें हैं जो आपके पास है, इसको इसमें से आप वाई वाली कीमत को इस तरफ ले आए। जब आप वाई वाली कीमत को इस तरफ ले जाते हैं, वाई माइनस बी वाई, यहाँ ये जमा का बी वाई था, इधर आके ये माइनस का बी वाई हो गया है, और इधर जो बच गया है वो सी नॉट प्लस आई बार बच गया। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, आप यहाँ से इन दोनों में से आप देखिए क्या कॉमन है, वाई कॉमन है, आप इन दोनों में वाई कॉमन लें। जब आपने वाई कॉमन लिया, यहाँ से आपका ए बच गया, या वाई से वाई कैंसिल माइनस बी बच गया, इज इक्वल टू आपके पास आ गया सी नॉट प्लस आई बार। अब आप यहाँ से आपने क्योंकि कौमी आमदनी निकालनी है, कौमी आमदनी निकालने के लिए आप वाई को यहाँ अकेला छोड़ देंगे, अकेला छोड़ने के बाद आप यहाँ आ जाएंगे सी नॉट प्लस आई बार, और इसको निकालने के लिए आप 1 माइनस बी में वाई के साथ मल्टीपल होगा, इधर आएगा तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस बी, यानी डिवाइड हो जाएगा। इससे आप फार्मूला डेरिवेट कर लेते हैं, कुल आमदनी बराबर है कुल खर्च के जरिए। ये मैथमेटिकल पोर्शन है जो हमने इस सवाल का मैथमेटिकल पोर्शन जो है वो डिस्कस किया है, जहाँ आपने कौमी आमदनी यानी y इक्वल टू सी नॉट प्लस आई बार ओवर 1 माइनस बी ये आपने निकाल दिया है।
ये आपकी मैथमेटिकल क्वेश्चन है इसका। अगर हम अब इसका ग्राफ डिस्कस करते हैं, तो ग्राफ डिस्कस करने के लिए क्योंकि हमने ग्राफ के जरिए इसको दिखाना है कि कुल आमदनी जो कौमी आमदनी का तबादुल है या कौमी आमदनी का जो तयन है वो कैसे किया जाता है, इसको हम ग्राफ के जरिए आप डिस्कस करते हैं। तो ग्राफ के जरिए डिस्कस करने के लिए आप जो है वो सबसे पहले यहाँ हम ग्राफ बनाते हैं, और ग्राफ के लिए आप यहाँ जो आप एक्स एक्सेस पे लेते हैं बेटा वो आप नेशनल इनकम यानी कि कौमी आमदनी लेंगे, और वाई एक्सेस पे आप कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट दो चीज़ें लेंगे, सी और आई। आप यहाँ वो एक्सेस से सीधा खत आप एक निकालते हैं जिसे आप हेल्पिंग लाइन से भी शो करते हैं, मीन कि ये हेल्पिंग लाइन है, और हेल्पिंग लाइन मीन तनसीफी लाइन। तनसीफी लाइन का मतलब ये है कि आप जो है वो नेशनल इनकम और कौमी या कुल खर्च इन दोनों को आप जो है वो बराबर लाइन पे आप 45 डिग्री के दाविये से आप इसको बराबर में आप इसको तकसीम कर रहे हैं। मतलब कि कुल खर्च कुल आमदनी से आपने यहाँ इसको एक तनसीफी लाइन से उसको डिवाइड कर दिया। इसके अलावा ये जो कर्व आपने सीधा ओ एक्सिस से खींचा है, इसको आप कुल आमदनी या कौमी आमदनी के खर्च से भी इसको आप कहते हैं, यानी इसे आप वाई का खर्च भी कह सकते हैं, इसे आप कुल आमदनी का खर्च भी कह सकते हैं। तो ये सीधा कर्व आपका कुल आमदनी का खर्च है। अब इस पे अगर आप एक कंजम्पशन का खर्च खींचेंगे सी मीन ये आपका वो कर्व है जो आपकी बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी के अखराजात को शो करता है। ये आपको ये बताता है कि कौमी आमदनी की मुख्तलिफ सतहों पर लोग अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पर कितनी रकूमात खर्च करते हैं, इसलिए इस खर्च को आप सी से ज़ाहिर कर सकते हैं। अगर आप इस सी के अंदर यानी आप कंजम्पशन कर्व के अंदर अगर आप इसमें ऐड करते हैं मुअय्यन सरमायाकारी के अखराजात, तो ये खत बन जाता है, इस तरह से आपके पास ये खत बन जाता है सी प्लस आई मुअय्यन अखराजात का आपका कुल अखराजात का खत। अब आप देख रहे हैं आपकी कुल अखराजात का खत जिसे आप सी प्लस आई से नोट कर रहे हैं, इसमें आपकी कुल आमदनी के खत को कहाँ डिस्कस किया है, आपने कदर किया है नुक्ता ई पर, हम उसका नाम देते हैं नुक्ता ई पर आपने कदर किया है, मीन के आपके कुल खर्च के खत ने कुल आमदनी के खत को पॉइंट ई पर आके कता किया है। और ये वो नुक्ता है जिस पर आप कह सकते हैं कि पॉइंट ई पर कौमी आमदनी की मुतवाज़न सतह है। अगर आप कौमी आमदनी की भी ये मुतवाज़न सतह ओ एक्स पर देखना चाहते हैं तो आप ओ एक्स पर एक वर्टिकल लाइन कहते हैं जिसका नाम आप ई एम रख लें, यानी आप इसको ई एम या इसको आप कहते हैं कौमी आमदनी की मुतवाज़न सतह 400 करोड़ यानी कि ओ एम है, और वो नुक्ता ई है जहाँ पे कुल आमदनी कुल खर्च के बराबर है। अब जैसे मैंने आपको कहा था कि ये कौमी आमदनी की मुतवाज़न सतह है, आपने कौमी आमदनी का तयन कर दिया है, लेकिन जैसे मैंने शुरू में कहा है कि अगर किसी वजह से कौमी आमदनी के इस नुक्ता ई से ऊपर शिफ्ट हो जाए या कौमी आमदनी की मुतवाज़न सतह नुक्ता ई से नीचे शिफ्ट हो जाए किसी भी वजह से, तो फिर कुछ खुदकार कुव्वतें काम करती हैं और वो खुदकार कुव्वतें इसको दोबारा नुक्ता ई पर ले आती हैं, इसलिए इसी को कौमी आमदनी का तबादुल सतह कहते हैं। हम फर्ज करते हैं कि किसी वजह से कौमी आमदनी की मुतबादल सतह नुक्ता ई से शिफ्ट होकर नुक्ता ई डैश पर चली गई है, या दूसरे लफ्जों में अगर आप इसको यहाँ वर्टिकल लाइन से ज़ाहिर करें तो हम फर्ज करते हैं कि कौमी आमदनी की मुतबादल सतह ओ एम से बढ़कर ओ एम डैश यानी 450 करोड़ हो गई है। किसी वजह से भी कौमी आमदनी की मुतवाज़न सतह अपने तवाज़ुन से ऊपर चली गई है ई डैश पर। अब यहाँ अगर आप देखते हैं जब आपकी कौमी आमदनी की मुतवाज़न सतह में इजाफा हुआ है 400 करोड़ से 450 करोड़ या ओ एम से ओ एम डैश, तो इस पर आप देखें आपकी जो टोटल आमदनी है वो है एम डैश से लेके ई डैश तक, क्योंकि ये कुल आमदनी का खत है और कुल आमदनी के इस खत पर आपकी कौमी आमदनी ई से बढ़ के ई डैश हो गई है या ओ एम से बढ़ के ओ एम डैश हो गई है। इट मीन्स आपकी जो टोटल आमदनी है वो एम डैश से लेके ई डैश तक है, जबकि आपके टोटल एक्सपेंसेस कितने हैं, ये आपका कुल खर्च का खाता है सी प्लस आई। आप यहाँ आके देखें तो आपकी वर्टिकल लाइन जिससे आपने खींचा था ई डैश एम डैश की सूरत में, उसने आपके कुल खर्च के खर्च को नुक्ता एफ पे आप यहाँ फर्ज करके पता किया है। इट मीन्स कि आपके जो अखराजात हैं वो एम डैश एफ हैं, जबकि आपकी जो टोटल आमदनियाँ हैं वो एम डैश ई डैश हैं। इसका मतलब यह है लोगों की आमदनियाँ ज़्यादा हैं एम डैश से लेके ई डैश तक, लेकिन जो वो अखराजात कर रहे हैं कुल आमदनियों में से वो कर रहे हैं एम डैश एफ।
मतलब कि आपकी आमदनियाँ ज़्यादा हैं, आप उसमें से एक्सपेंसेस खर्च कम कर रहे हैं। इसका मतलब लोगों में बचत करने का रुझान ज़्यादा है। मतलब कि आप M-E- में से खर्च कर रहे हैं M-F और E-F हिस्सा आप क्या करते जा रहे हैं, सेव करते जा रहे हैं, आप बचाते जा रहे हैं। इसका मतलब है लोगों में बचत करने का रुझान ज़्यादा है, खर्च करने का रुझान कम है। जब लोगों में बचत करने का रुझान बढ़ता है, इसका मतलब ये है कि जितनी अशिया और खिदमत पैदा हो गई हैं वो सारी की सारी कंज्यूम नहीं हो रही, बल्कि उसमें से कुछ हिस्सा फ़रोख्त होने से, सर्फ होने से बच जाता है। और जब आप कुछ हिस्सा फ़रोख्त होने से या सर्फ होने से बच जाता है तो उस वजह से जो सरमायाकार होता है उसको लॉस होना शुरू हो जाता है। वो लॉस किस सूरत में होना शुरू हो जाता है कि जो चीज़ों की प्रोडक्शन है वो ओवर होना शुरू हो जाती है, चीज़ों की रसद ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, जबकि दूसरी तरफ से तलब कम हो रही होती है, जिसकी वजह से रसद ज़्यादा होने की वजह से अशिया की कीमतें गिरना शुरू हो जाती हैं। और जैसे ही अशिया की कीमतें गिरती हैं सरमायाकार को नुकसान होना शुरू होता है। जब सरमायाकार को नुकसान होता है तो ये बात सरमायाकार के लिए हौसला शिकन होती है, वो सरमायाकारी कम कर देता है। सरमायाकारी इसलिए कम करता है क्योंकि उसे लॉस हो रहे होती हैं और उसकी वजह लोग पैसा सेव ज़्यादा कर रहे हैं, खर्च कम कर रहे हैं। इसी वजह से सरमायाकारी कम होने की वजह से लोग जो काम कर रहे होते हैं, जो लोग रोज़गार पे हासिल कर रहे होते हैं, वो काफ़ी सारे कारखानों से जो है फारिग हो जाते हैं, इसलिए लोग बेरोज़गार होना शुरू हो जाते हैं। जब लोग बेरोज़गार होना शुरू हो जाते हैं, लोगों की आमदनियाँ भी कम होना शुरू हो जाती हैं और ये आमदनियाँ कम होते होते नुक्ता ई से कम होते होते दोबारा नुक्ता ई पे आ जाती हैं। नुक्ता ई डैश से आमदनियाँ कम होते होते नुक्ता ई पर आ जाती हैं और ये कौमी आमदनी की मुतवाज़न सतह होती है। मतलब कि जब लोगों में आप बचत करने का रुझान ज़्यादा होगा और ख़र्च करने का रुझान कम होगा तो उस वजह से लोग सरमायाकारी कम करेंगे, सरमायाकार तबका, जिसकी वजह से लोगों की आमदनियाँ कम होंगी। आमदनियाँ कम होते होते लोग बेरोज़गार होते हैं, उसकी वजह से उनकी आमदनियाँ कम होती हैं और आमदनियाँ कम होते होते जिसका असर कौमी आमदनी पे पड़ता है और कौमी आमदनी कम होते ही डैश से नुक्ता ई पर आ जाती हैं और ये वो नुक्ता होता है जहाँ पे कुल आमदनी कुल खर्च बराबर होती हैं और जिससे इस्तेहकाम नसीब होता है। अब हम डिस्कस करते हैं कि किसी भी वजह से अगर कौमी आमदनी मुतवाज़न सतह ई से कम होके इस नुक्ता ई डैश 2 पे आ जाती है किसी भी वजह से, या दूसरे लफ्ज़ों में अगर हम इसको एक्स एक्सिस पे दायर करना चाहते हैं तो आप इसको वर्टिकल लाइन खींचते हैं जहाँ पे आपको पता चलता है कि कौमी आमदनी OM से कम होके OM-2 हो गई है या 400 करोड़ से कम होकर 350 करोड़ हो गई है। अब किसी भी वजह से आपकी कौमी आमदनी की मुतवाज़न सतह ई से कम होकर E-2 पे आ गई है। इट मीन्स कि आपकी आमदनी 400 करोड़ से कम होकर 350 करोड़ हो गई है किसी भी वजह से। तो जब ऐसी सूरत हाल होगी तो फिर कौमी आमदनी अपने तवाज़ुन की सतह पे कैसे पहुंचेगी। अब आप देख रहे हैं जो हमारी कुल आमदनी है वो ई से कम होगी, E-2 हो गई है 350 करोड़। अगर हम खर्चे देखना चाहते हैं तो ये आपका कुल खर्च का खाता है। आप कुल खर्च कब देखना चाहते हैं तो कुल खर्च देखने के लिए आप इस नुक्ता ई को मूव करते हैं कुल अखराजात खर्च की तरफ और ये जाके मिलता है नुक्ता M पे। तो हमें पता चलता है कि जो हमारे एक्सपेंसेस हैं वो हैं M-2 से M तक और जो भी हमारी आमदनियां हैं वो हैं M-2 से E-2 तक। इट मीन्स कि आपकी जो आमदनियां हैं वो M-2 से E-2 तक हैं, लेकिन जो आप अखराजात कर रहे हैं वो M-2 से M तक कर रहे हैं। मतलब लोग पैसा उधार लेकर भी इस्तेमाल कर रहे हैं, लोग पैसा उधार लेकर उसको खर्च कर रहे हैं। इसका मतलब आपके खर्चे M-N है, आपकी आमदनियां M-2 E-2 है। आमदनियां कम है, खर्चे ज़्यादा हैं। आप अपनी आमदनियों से E-2 M तक का हिस्सा ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, मतलब आप पैसे उधार लेकर भी इस्तेमाल कर रहे हैं। जिसका मतलब ये है कि सरमायाकार जितनी अशिया और खिदमत प्रोड्यूस कर रहे हैं उससे तलब कहीं ज़्यादा है और जिस तरह तलब जब रसद से बढ़ जाती है तो इसका मतलब लोग जब चीज़ें ज़्यादा तलब कर रहे हैं तो इसका मतलब कीमतों का बढ़ने का रुझान है और जब कीमतें बढ़ती हैं सरमायाकार को मुनाफे होते हैं और जब सरमायाकार को मुनाफे ज़्यादा होते हैं तो सरमायाकार के लिए एक
हौसला अफजा बात होती है। उसको जब मुनाफे ज़्यादा होते हैं तो वो सरमायाकारी ज़्यादा से ज़्यादा करता है, कारोबार ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंड करता है। कारोबार बढ़ाने की वजह से ज़ाहिर है उसे आमदनी पैदाइश भी पहले से ज़्यादा दरकार होते हैं, जिससे मज़ीद आमदनी पैदाइश कारोबार में हाइप किए जाते हैं, लोगों को मज़ीद रोज़गार मिलता है और लोगों को रोज़गार मिलने से उनकी आमदनी में मज़ीद क्या होता है, इजाफा होता है। और जब लोगों की आमदनी में इजाफा होता है तो एट द एंड नेशनल इनकम यानी कौमी आमदनी में भी इजाफा होना शुरू हो जाता है। तो कौमी आमदनी में इजाफा होना, जब लोगों की आमदनी में इजाफा होता है तो कौमी आमदनी में इजाफा होता होता ई डैश से दोबारा नुक्ता ई पर पहुंच जाता है और ये वो नुक्ता है जिसे इस्तेहकाम नसीब होता है, जहां कौमी आमदनी की मुतवाज़न सतह होती है। अब ये वो पॉइंट है जहां पे आप दोबारा ई डैश से नुक्ता ई पर पहुंच जाते हैं और ये